साहब तक आ रही है कि सबके पास? बताओ ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। बहुत बढ़िया। और लास्ट क्लास तक मैंने आपको सेक्शन 80 डी करवाया था कंप्लीट, 80 डबल डी, 80 डी डी बी, 80 ई, 80 डबल ई, 80 ई ई ए, 80 ई ई बी, 80 डबल जी हमारे हो गया था। यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो अगला सेक्शन है हमारा, डाउट्स करें पहले एक बार चैप्टर पूरा करके फिर डाउट कर लेंगे यार। ऐसे तो कर लेंगे, कल कर लेंगे डाउट यार। क्या डाउट कहीं नहीं जा रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटीजी। बातें बंद कर दो भाई पीछे। हेलो, पढ़ना नहीं पढ़ना? तो पीछे दो बैठे हैं लास्ट में, पढ़ना है नहीं पढ़ना है बताओ? तो बच्चों बोगे सामने देखो। एटीजी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, डोनेशन। देखिए अगर हम डोनेशन की बात करें तो डोनेशन अगर आप देते हैं तो ये आपका अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, ठीक है ना। पर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि डोनेशन अगर आप दोगे तो हम आपको एक एटीजी नाम का डिडक्शन देंगे। डोनेशन पे आपको एटीजी का डिडक्शन मिलता है। कितना डिडक्शन मिलेगा उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप डोनेशन दे किसको रहे हो। अगर आपने डोनेशन दिया इसी ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डिडक्शन ज्यादा मिलेगा। अगर आपने डोनेशन दिया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो क्या नहीं है, तो उसमें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लिमिट में क्या करेगी, आपको डिडक्शन देगी। मतलब गवर्नमेंट ने इसको दो पार्ट में बांटा गया है। सामने देखो आप, यहीं से समझ में आएगा आपको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। एक तो होता है जहां गवर्नमेंट लिमिट लगाना चाहती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप जितना कमाते हैं उसका 10% से ज्यादा डोनेट नहीं करते, हमें पता है। एक आदमी अपनी कमाई का सिर्फ 10वां हिस्सा डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम 10% का एक लिमिट लगा रहे हैं। जो भी आपकी डोनेशन का अमाउंट है जो आपने दिया है, और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कैसे निकलती है कि सर जो भी आपकी जीटीआई होगी उसमें से अगर 112 ए 111 ए, लोटरी नहीं बेटा, तीनों माइनस कर दोगे आप, फिर उसमें से एटीसी से एटीयू माइनस कर दोगे एक्सेप्ट एटीजी, उसका 10%। इन दोनों में जो लोअर होगा उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। पर यदि डोनेशन आपने दिया है गवर्नमेंट को तो यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जितना डोनेशन दोगे वो सारा एलिजिबल हो जाएगा, आप एटीजी में क्लेम कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हिस्से बना रखे हैं कि कितना परसेंट डोनेशन अलाउ करेंगे हम। ये क्या है सर? देखो ये है, वहां लिमिट लगा रखी गवर्नमेंट ने उस कैटेगरी के अंदर। ये मान लो कैटेगरी बी है, ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी ए में कोई लिमिट नहीं है, जितना दोगे सब एलिजिबल हो जाएगा। यहां पर कितना होगा, सिर्फ 10% एलिजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मेरा एडजस्टेड जीटीआई आ रहा है 10 लाख रुपए का और डोनेशन दिया मैंने 1,20,000 का, तो बताओ कितना इस बी कैटेगरी के एलिजिबल होगा? तो आप कहोगे 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, और आपने रियल में कितना दिया है 1, तो दोनों में लोअर कौन सा हो गया, 1 लाख। ये एलिजिबिलिटी है। अब इसमें से कितना एटीजी मिलेगा वो इसका नेक्स्ट स्टेप है बच्चों। ये भी हम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की एलिजिबिलिटी बता रहा हूं आपको मैं। आई क्या बात समझ में आपको? इसी तरह यहां पर अगर मान लो आपकी एडजस्टेड जीटीआई है, एडजस्टेड जीटीआई मान लो यहाँ 10 लाख है और आपने 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, तो यहाँ एलिजिबल क्या होगा, पूरा 2 लाख। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कौन है, गवर्नमेंट संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में गवर्नमेंट ने सभी ऑर्गेनाइजेशन को
100% और 50% के कैटेगरी में डाल रखा है। मतलब सर, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा जितना डोनेशन आप दोगे, और कहीं कहीं पर कितना मिलेगा आपको, 50%। फॉर एग्जाम्पल, हम गवर्नमेंट वालों की बात करते हैं तो उनको भी 100 और 50 में डिवाइड कर रखा है। यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के या संस्थान के या ट्रस्ट के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपने इनको पैसा डोनेट किया है, मान लो मैंने इनको 10,000 रुपया डोनेशन दिया है, तो इसका 50% कितना हो गया, 5,000 मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। मान लो इनको मैंने 10 लाख का डोनेशन दिया है, तो बताओ कितना अलाउ करोगे आप, 5 लाख अलाउ करेंगे। और मेरी एडजस्टेड जीटीआई मान लीजिए, या फिर जीटीआई मेरी आ रही है 6 लाख, तो क्या माइनस कर दोगे? बिल्कुल, क्योंकि 6 लाख और 5 लाख तो एटीजी यहां माइनस हो सकता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, यहां पर भी कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं जिस पर कितना मिलेगा आपको, 100%। जितना डोनेशन दोगे पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सेम टू सेम यहां भी कितना है बच्चों, 50% और 100% है। ठीक है, अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर कितना परसेंट रहता है ये आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। और रट्टा मारने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने बना रखा है, इसका कभी भूलोगे नहीं आप। सबसे पहले इस 100% को हम नहीं छेड़ते, इस 50 की बात करते हैं। इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो है बच्चों जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, एक है इंदिरा गांधी, एक है राजीव गांधी, और एक है प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, सूखा राहत कोष। डॉट रिलीफ फंड मतलब सूखा राहत कोष। तो मुझे बताइए, ये तो 3 फैमिली के मेंबर हो गए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। गांधी परिवार में अभी तक सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री बने हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी। राहुल बाबा अभी प्रधानमंत्री नहीं बने तो उसका नाम नहीं है, ना ही सोनिया आंटी बनी है। ठीक है, तो ये लोग नहीं बने तो इसका नाम नहीं है। जब बन जाएंगे तब तो क्या पता अमेंडमेंट हो जाए, जब बनेंगे तब देखेंगे। पर फिलहाल अभी तक कितने, 3 ही लोग हैं। याद रखना, एग्जाम में बोल सकते हैं राहुल गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नहीं भी राहुल गांधी का नहीं है, किसका है यहाँ पर, राजीव गांधी का है। ठीक है ना, तो राहुल, ना ही प्रियंका है, ना ही सोनिया गांधी इसमें आएंगी। इसमें जवाहरलाल नेहरू आएगा, इंदिरा गांधी और राजीव, और एक है पीएम डॉट रिलीफ फंड। ठीक है, ये तो हो गया 50%, इसको छोड़ दो एक बार। अब आइए बच्चों 50% वाले, जहां पर लिमिट लगी हुई है। लिमिट कितनी है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो इसमें 50% में लिमिट लगा रखी है। तो लिमिट क्या है, 50% में जो भी एलिजिबिलिटी आ गई है, यहां पर इन दोनों में लोअर की एलिजिबिलिटी आ गई 1 लाख रुपए वैसे। तो यहां 100% में है बच्चों एफ ओ, फोन, ऐसे याद रखो, फोन, एन गायब हो गया, फोन कौन सा, HTC मोबाइल। पुराने जमाने में आता था बेटा एक HTC मोबाइल। तो एफ का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग, ओ का मतलब ओलंपिक, एच का मतलब हो गया बच्चों आपका हाउसिंग, टी का मतलब टेंपल हो गया, ट्रस्ट हो गया, सी का मतलब, सॉरी यहां पर टेंपल हो गया, यहां पर चैरिटेबल ट्रस्ट है, और एम का मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी जो लोग होते हैं, माइनॉरिटी में रहते हैं, जैसे जैनिज हो गए या फिर जो अपने मुस्लिम हो गए, ये माइनॉरिटीज के अंदर हैं, तो उन्होंने अपने संस्थान बना रखा है कोई, उनको डोनेशन आपने दिया है तो इसमें आ जाएगा ये। टी मतलब कोई टेंपल हो गया, कोई मंदिर हो गया, एक ही बात होगी वैसे तो, गुरुद्वारा हो गया, कोई चर्च वगैरह, उसमें आपने डोनेशन दिया, जैसे अभी राम मंदिर में लोग डोनेशन दे रहे हैं तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, एच का मतलब हाउसिंग वाला है बच्चों। हाउसिंग का मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत जगह हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटियां बना रखी है जिसमें लोग डोनेशन देते हैं ताकि गरीब लोगों के लिए मकान बन सके, तो ये आ गया उसमें एच में। तो एफ मतलब क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग, ओ मतलब HTC मोबाइल, हाउसिंग, टेंपल, ये किस में आएगा, 50% वाले में। ये किस में आएगा, 100%। ये किस में रहेगा बच्चों। अब बचा कौन सा हमारा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो इसके अलावा वो सब किस में आ जाएंगे, 100% में आ जाएंगे। पर ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें एक लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। उस लिस्ट को पढ़ने से पहले इसको कवर कर लेते हैं। देखो, डी मतलब ATG, जी मतलब ग्रांट, ग्रांट का मतलब हो गया दान, दान मतलब क्या हो गया, डोनेशन। ठीक है, तो डोनेशन दिया है तो ATG को 2 कैटेगरी में बांट रखा है। एक है डिडक्शन अलाउड विद कंडीशन, और है डिडक्शन अलाउड विदाउट एनी कंडीशन।
विद कंडीशन में क्या है कि जो भी आपका मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। और यहाँ पर क्या है बच्चों, कोई लिमिट नहीं है ऐसी। यहाँ भी कितनी है 100% और 50%, 100% और देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, पीएम डॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये चार हैं तो कितना मिलेगा, जितना भी दोगे उसका 50% मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, एफ मतलब फैमिली प्लानिंग, ओ मतलब ओलंपिक, हाउसिंग, टेम्पल या ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनको अगर आपने डोनेशन दिया है तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर कितना है 100%। फिर एक नोट लिखा है मैंने नीचे कि सर अगर डोनेशन आपका 2000 से ज्यादा का है तो आपने अदर देन कैश दिया तो अलाउ नहीं होगा। तो मतलब आपको अदर देन कैश दिया तो अलाउ होगा, अगर कैश में दिया तो अलाउ नहीं होगा, उल्टा बोल दिया। तो एनी डोनेशन मोर देन 2000 अलाउड ओनली इफ द पेड इन अदर देन कैश। एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलता है ये देख लीजिए आप। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 11111A 112। अब याद रखना बच्चों, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से वाला, स्पेशल वाला है ये। अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो माइनस नहीं होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे माइनस हो जाते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी माइनस नहीं होता है, बोलो ना। विनिंग फ्रॉम लॉटरी याद रखना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि सर डिडक्शन किस किस के अगेंस्ट में नहीं मिलती, तो वहां 112 था, 111A था, 112A था और विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी थी। इसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन नहीं मिलता। पर जब आप एडजस्टेड जीटीआई निकालेंगे तो उसके अंदर सिर्फ ये तीन ही माइनस करते हो। विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, तो एक काम कर लीजिए, याद रखने के लिए यहां पर माइनस करके लिख के काट दीजिए ताकि पता रहे आपको। विनिंग वर्ड लिख के फिर काट देना, दैट इज इंक्लूड अंडर AGTI, दैट इज इंक्लूड अंडर एडजस्टेड GTI। ठीक है, लिख लिया सबने। अब बचा बच्चों क्या हमारा 100% वाली लिस्ट। अगर आपके पास मॉड्यूल आप लेके आए हैं क्लास में तो उसे बिल्कुल ओपन कीजिए अब, और यहां पर एक पेज नंबर लिखेंगे आप। ये लिस्ट कहां से पढ़नी है आपको, लिस्ट थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको इस लिस्ट का भी। फोर्टी फोर पे, 43 पे, लिख लेना वो, देखा ना पेज नंबर, नोट्स में देखो लिखा हुआ पेज नंबर, खाली छोड़ रखा जगह वहां। देवी जी ये देखो ये लिखा हुआ लिस्ट के नीचे पेज नंबर। कौन सा था, 43 नंबर पेज पे आ जाना भाई। अब ब्लैंक नहीं है, चलिए लिस्ट को पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है बच्चों। तो कितना लिखा
लिखा हुआ बच्चों, 4 कैटेगरी में बांट रखे इस डिडक्शंस को। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है आपकी? डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। पहला कौन सा है? नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक फंड रिलीफ फंड, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फाउंडेशन, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट गुजरात फंड, या एनी जिला साक्षरता समिति, नेशनल ब्लड, एनी स्टेट गवर्नमेंट फंड प्रोवाइडेड द मेडिकल रिलीफ टू पुअर, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, बहुत सारे नाम लिखे हैं। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, ये साई वाला फंड है बच्चों। एसआई का नाम सुना आपने? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट, नेशनल कल्चरल फंड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, वेलफेयर ऑफ पर्सन विद अस्थमा वगैरह, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर ड्रग्स, और ये पीएम केयर फंड। पीएम केयर है ना, जो भी बहुत सारे लोगों ने कोविड के अंदर पीएम केयर में डोनेशन दिया था। रतन टाटा साहब ने कितना दिया था? 1500 करोड़ का। 100 करोड़ का तो अपने अक्षय कुमार ने दे दिया था। रतन टाटा साहब कमाते हुए तो बहुत है। करते हैं भाई डोनेट, अच्छा है, करना चाहिए। आप इन सब में देखिए बेटा, एक वर्ड कॉमन मिलेगा, नेशनल, या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। तो जहां भी ये प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिल जाए तो 100% देना है भाई, अदरवाइज कितना देना है? 50% वाला है। तो ये ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 हैं। ये था जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं है इसमें, इसमें नहीं है। फिर आगे अगला 100% वाला, लिमिट वाला, वो कहता प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। और ये वाला कौन सा है बच्चों? ओलंपिक इंडिया। फिर HTC मोबाइल में देखो, यहां पर अपना अगर देखे ना तो HTC मोबाइल, ठीक है, अपने 4 ही तो हैं, पर इसमें 5 हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो सर आपने एक लिखवाया नहीं, चेक करते हैं कौन सा नहीं लिखवाया मैंने। पीएम डॉट रिलीफ फंड, हाँ हाँ सही पकड़े हो। बताओ पहले वाला क्या है? चैट सी आ गया भाई, गवर्नमेंट फॉर द लोकल यूटिलाइजेशन फॉर चैरिटेबल पर्पज प्रमोटिंग ऑफ अदर देन प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्योंकि प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग हो गया तो कहां चले जाओगे आप? 100% चले जाओगे। अच्छा, C2 आ गए, 2C आ गए। पढ़िए बेटा, और H कितने आ रहे देखते हैं। कौन से वाला है ये? हाउसिंग एकोमोडेशन, मेन कीवर्ड यही है इसका। और ये आ गया माइनॉरिटी कम्युनिटीज वाला, ठीक है ना, वो जो जैन वगैरह होते हैं माइनॉरिटीज में। कितने क्लास में जैन अभी? 1 2 माइनॉरिटी के अंदर है। इसमें कम है यार, पिछले बार वाली क्लास में कम से कम 20% से ज्यादा बच्चे जैन थे। मैंने कहा माइनॉरिटी है, ये तो मेजोरिटी में बैठे हैं। नॉर्मली कितने परसेंट हो आप लोग? पूरे पॉपुलेशन के 1% से भी कम हो शायद। हाँ, 1% भी नहीं ये लोग, और पूरी इनकम का कम से कम भी 60% कवर करके बैठे। ऐसे बोल दिया बेटा मैंने तो। मोदी जी भी जैन है क्या?
गुजराती बनी है क्या मोदी जी? पर वो तो बोलते हैं मैं तो ओबीसी में आता हूँ। राहुल गांधी तो कुछ भी बोलता है यार। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है यार बेचारा। अच्छा आदमी है। मैं एक बार कहाँ जा रहा था, फ्लाइट में मुझे मिल गए थे राहुल गांधी जी। हाँ, मेरी फोटो भी है, सेल्फी। अरे फोटो है मेरी, सेल्फी खींची है मैंने साथ में उनकी। इसको तो प्रूफ देना पड़ता है हर चीज का। अरे नहीं, अब तो बस सबूत। वो क्या, फ्लाइट में बैठे थे उस समय और मेरे पीछे ही बैठे हुए थे। बहुत एकदम सीधा आदमी यार, बहुत ही सीधा आदमी, कऊ आदमी एकदम। इधर आ लड़की, या फ्लाइट गई, मैंने वीडियो बनाया था, ये बैठा ठीक है। और फिर ये रहा, मेरे आगे से निकला था ये, फिर ये आया था, फिर आया, फिर आया, और फिर मैंने फोटो खिंचा ली। ये मैंने फोटो खिंचा ली फिर। ठीक है, बता दे इनको। इतना भोला आदमी यार, ये देखो ना कितना मासूम। दिख नहीं रहा ऑनलाइन वालों को, ये मेरे साथ खिंचवाई थी इसने। बढ़िया आदमी है भाई, बहुत अच्छा आदमी है। मैं तो दिख रहा हूँ नहीं, रोज दिख रहा हूँ तुम्हें यार। राहुल गांधी को देखो, साथ में मैं ही हूँ, रिया इसका सबूत है। बढ़िया एकदम मत। एक वो ना सुरजेवाला भी साथ में था इनके। हाँ, सुरजेवाला जी साथ में थे इनके उस समय। मैंने तो मेरे मतलब पीछे वाली सीट पे थे ऐसे बैठा आराम से, वो खिड़की की तरफ देख रहा है ऐसे। सोनिया आंटी नहीं थी। एक काम कीजिए, मैं कहाँ जा रहा था, बैंगलोर जा रहा था बेटा, बैंक ऑडिट पे जा रहा था बैंगलोर। इधर देखो, एक एग्जाम्पल लिखिए। एडजस्टेड जीटीआई, ये निकालनी तो आती है ना अपन को। ये है 10 लाख, ठीक है। आपने कुछ डोनेशन दिया है, 100% विदाउट एनी लिमिट, 50,000 का 50% विदाउट एनी लिमिट। अब वो नाम कोई भी हो सकता है इसमें ना, वो लिस्ट में। मान लो ये राहुल का, सॉरी, राजीव गांधी मेमोरियल फंड है ये, ठीक है। तो ये आपका 50,000 का। फिर आपने डोनेशन दिया है 100% विद लिमिट, विद क्वालिफाई लिमिट की बात हो रही है यहाँ पर। ये दिया आपने 70,000 का, और ये दिया आपने 50% विद लिमिट, ये दिया आपने 80,000 का। कैलकुलेट टोटल इनकम ऑब्लिक एटीजी डिडक्शन ऑफ मिस्टर राहुल। राहुल का बताना आपको कितना एटीजी मिलेगा। अच्छा, नाम तो लिखा ही नहीं। तो
इसका एडजस्टेड जीटीआई ये कितना है बच्चों, इसमें से एटीजी कम कर दोगे आप, क्योंकि एटीजी के अलावा सारी माइनस हो चुकी है इसमें से, तो ये माइनस कर दोगे आप, तो ये आएगा आपका टोटल इनकम। तो एटीजी कितना आएगा, पहले तो आपकी विदाउट एनी लिमिट 100% में कितना हो जाएगा, पूरा 50,000, और 50% में कितना हो जाएगा, 50,000 का 50% हो गया 25,000। विद लिमिट की बात करते हैं अपन। बताओ कैसे करें। सबसे पहले मुझे बताइए वर्किंग नोट में एलिजिबल कितना है, एलिजिबल डिडक्शन कितना है भाई, रुक जाओ भाई आपको भी देखेंगे बाद में। तो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 1,00,000, और डोनेशन आपने कितना दिया, 70,000 प्लस 80,000, कितना हो गया 1,00,000। इससे हमें एक बात समझ में आई कि सर आपको पहले 50-100 नहीं करना, पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है ऊपर जाके, कितना एलिजिबिलिटी में 1,00,000। दोनों में लोअर देखते हैं अपन, स्टॉप राइटिंग पहले देख लो भाई, लिख लेना। ये तो बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें 40% सॉरी 50% 100% नहीं देखना, पहले एलिजिबिलिटी चेक कीजिए आप, डोनेशन जितना दिया और 10% पहले इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पे 1,00,000 आया। अब मुझे बताओ बेटा इस 1,00,000 में से दो डिडक्शन है मेरे पास, पहले मैं 100% एडजस्ट करना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि वहां 100% मिलता है, और कितना डोनेशन दिया मैंने 100% में, तो 70 का 100% कितना हो गया, पूरा 70,000। बताओ बैलेंस कितना बच गया है। अब 30 में कितना है बच्चों, मैं मानूंगा ये वाला, अब 30 इसका कितना मिलेगा आपको, 50% कितना हो गया 15,000, टोटल कितना आ गया 85,000। लगा दो जी टोटल 75, 150, 1,60,000, तो 1,60,000 माइनस करोगे तो 8,40,000 टैक्सेबल। बताओ कुछ डाउट है तो। हाँ तो बचेगा तो, क्योंकि एलिजिबिलिटी कितनी है, 1,00,000 की तो है, 1,00,000 तक डिडक्शन दे सकते हैं, तो पहले आपने किस में कवर करोगे 1,00,000 को आप 100% में। अब कितना बच गया 30 बच गया, उसका 50 मांगे अब, क्योंकि बचा वो 50% की कैटेगरी में जा रहा है। सर पहले 50 नहीं कर सकते, कर सकते हैं, फिर डिडक्शन कम मिलेगा, वो तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। अपने आप करो कॉपी। ऐसे क्या हो गया तो यार, एक बार मोदी जी से मिला था मैं, फोटो तो नहीं था उनका, क्योंकि बहुत हाई सिक्योरिटी में पीएम थे ना, बहुत हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, फोन तो ले जा नहीं सकते। ऐसा सेल्फी सुल्फी तो हुआ नहीं कुछ, ठीक है, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, चले गए फिर वो, मैं भी आ गया वापिस। एक सेकंड
सेक्शन 115 बीएससी पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर से। मैंने सारे नोट्स आपको दे रखे हैं, एक एक चैप्टर के नोट्स है मेरे। बस ये 115 बीएससी का एक पेज का एक नोट था, मैंने कहा बेटा तुम लोग लिख लेना, मुझे समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा। उसी का नोट सर बना के क्या आपने, अरे भाई तू ही कुछ कर ले, तेरा पेपर भी तो है। एक नोट बनाना नहीं होगा तुमसे, एक पेज का नोट नहीं बन रहा तुमसे। किताब से देख के तो बताया मैंने, कहीं यही लिख देना बस। सर वो आप ही लिख दो, आपकी राइटिंग अच्छी है। अरे ये क्या बात हुई, राइटिंग अच्छी है? एग्जाम में मैं लिखाऊं फिर तुम्हारे? हाँ भाई हो गया क्या? किताब का एक क्वेश्चन करना चाहोगे आप? थोड़ा सा बड़ा है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे अपन। 2 पेज करेंगे इसका, पर यार वो 2 पेज में उधर फटेगा इधर फटेगा। इसका कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा मुझे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकाल लीजिए आप, और चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। भाई नोट सही किया ना आप लोगों ने, ये बताओ पहले तो। ऐसे नहीं कि गलत वलत नोट कर लो, बाद में मुझे ही परेशान करोगे। रिडक्शन मैच कर लेना भाई। ये जो क्वेश्चन लिखवाए आपने उस पे लिखे है ना, नोट्स पे लिखा ना? हाँ नोट्स पे लिखना, साइड में कहीं पर चिट्ठी विट्ठी लगा के लिख देना। चाहे हटा दो इसको अब तो। पढ़ते हैं। मिस्टर शिवा जिनकी एज 58 ईयर की है, जीटीआई दे रखी है उसकी 7,75,000 रुपए की, उसमें सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब इसमें कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A नहीं है इसमें। इसका मतलब जब एडजस्टेड जीटीआई निकालोगे तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एटीसी से एटीयू की डिडक्शन माइनस कर देना। फॉलोइंग पेमेंट है इन्वेस्टमेंट किया इसने, प्रीमियम पे किया इसने। देखो ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, इस पर एटीसी मिलता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, अभी पढ़ा नहीं हमने इसलिए मैं आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये समझ लीजिए एटीसी मिलता है, ठीक है? ये तो मैंने पढ़ा दिया, बताओ। अरे कितना मिलता है एटीडी? 25,000। अरे ग्रुप नहीं, फैमिली है भाई, यहाँ पर ग्रुप मत बनाओ। एज कितनी है इनकी? वाइफ की एज दे नहीं रखी, इसलिए हम ये मानेंगे कि वाइफ की एज इससे कम ही होगी भाई, ये मान के चलेंगे अपन। तो इसका मतलब क्या हो गया? 26 या कितना मिलेगा? 25 ही मिलेगा। ये 80C है बच्चों, और एक ये LIC फंड दे रखा है ना, ये 80CCC होता है 60,000 का। तो ये 20 और ये 60, और एक ये डिपॉजिट करवाए 1 लाख रुपया, ये भी एटीसी है। तो इन तीनों को मिलाकर, किसको? इसको और इसको मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता है। तो आप एक काम करो, आप एटीसी 1.5 लाख मान लो बस, और बाकी इन सबको काट दो। एक बार भूल जाओ इनको, आप ये मान के चलो कि सर एटीसी कितना है आपका? 1,50,000। तो एटीसी आपका 1,50,000 है, ठीक है? और ये जीटीआई कितना है? जीटीआई 7,75,000, और एटीडी कितना है आपका? 25,000। तो बताओ आपका एडजस्टेड जीटीआई कितना आ गया? 6 लाख, पूरा 6 लाख। अब स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला बताइए बच्चों, ये है पहला डोनेशन, पढ़िए। डोनेशन है पब्लिक चैरिटेबल सी, मतलब 50% विद लिमिट, ठीक है ना? तो 50,000 आ गया 50% विद लिमिट का, 50,000 विद लिमिट। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ 100% विदाउट लिमिट। फिर आ गया अपना जवाहरलाल नेहरू, 50% आ गया विदाउट लिमिट में, कितना रही?
डोनेशन दिया आपने, अप्रूव्ड, देखो अप्रूव्ड भी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। सारे नाम याद हो गए ना आपको? बताओ कितना एटीजी मिलेगा? $87,500। समझ गया मैं बेटा? 87,500 ATG। ओह दिख नहीं रहा ये तो। 87,500 ATG, ये भी कम सही दिख रहा है। सिर्फ 25,000 आंसर दे रहे हैं ये लोग तो। पढ़ लो। और ये जो मैंने आपको इसे एक फॉर्मूला बना के सिखाया था ना, ये तो ये वो फॉर्मूला हमने बनाया था ऐसे लाइन खींच के, वो ये है। इन्होंने वर्ड्स में लिख दिया, हमने इसको डायग्राम बना दिया। हो गया? हाँ जी, दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर क्या करेंगे सर? हम फॉर्मूला बनेगा बेटा, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको मैथमेटिक का। तो इक्वेशन बनाओगे आप, एक में माइनस बी करोगे, एक माइनस ए करोगे, और माइनस बी और माइनस ए को सोल्व करोगे मैथ के हिसाब से। मैथ तो आपको आती है क्योंकि आपने फाउंडेशन पास कर रखा है। ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, फिर भी आप कहोगे तो मैं आधा सा क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगा आपके लिए, बाकी आप मैथ से सोल्व करते रहना। आंसर भी मैं चेक नहीं करूंगा, बागेश्वर से चेक करवा लेना, क्योंकि वो बताएंगे सही आंसर तो क्या है। बागेश्वर भरोसा है? अच्छा सही करोगे आंसर आप? इक्वेशन बना लेना, उसके बाद में खींच लेना उसको, बस। आज तक एग्जाम में तो आया नहीं। डिविडेंड पे सेक्शन 193 के अंदर, सॉरी 194 में टीडीएस कटता है 10% के हिसाब से। हाँ, अगर डिविडेंड 5,000 से ज्यादा का है, या 2,500 से ज्यादा का, या 10,000 से ज्यादा का, तीन अलग अलग लिमिट भी है इसकी। 10,000 से ऊपर का होगा वो डिविडेंड, है ना? बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो ये जो डोनेशन आपने दिया है, ये कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया डोनेशन। यहां भी लिखो ऊपर डोनेशन, ये भी डोनेशन ही है बच्चों। डोनेशन किसको दिया आपने? पॉलिटिकल पार्टी को। तो एटीजीजीबी एटीजीजीसी मिलती है आपको। याद करो, जब आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते थे तो सेक्शन 37 कहता था कि सब ये अलाउ नहीं है, सारा खर्चा हम डिसअलाउड कर देंगे, पर आपको साथ साथ में एटीजीजीबी या एटीजीजीसी भी मिल सकता है, मिल जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को जो रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के अंदर, उसको डोनेशन दिया है 1,00,000 रुपए का, तो मुझे पीजीपी के अंदर अलाउ नहीं करोगे आप, वापस एड बैक कर दोगे उसको, पर मुझे जब डिडक्शन आप निकालोगे मेरी, तो मुझे एटीजीजीबी या एटीजीजीसी मिल जाएगा। अगर मैं कंपनी नहीं हूं तो मुझे एटीजीजीसी मिलेगा, अगर मैं कंपनी हूं तो मुझे एटीजीजीबी मिलेगा। सी मतलब कंपनी नहीं, ऐसे याद रख लीजिए इसको, ठीक है?
पढ़ लो बाकी। इंडियन कंपनी के लिए बच्चों ये वाला एसएससी यहाँ पर कौन है अदर देन इंडियन कंपनी, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीवाई, फर्म वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। फॉरेन कंपनी ने अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, नहीं नहीं मिलेगा नहीं उसको एटीजी, नहीं इसमें भी नहीं आएगा। ये सब रेजिडेंट के लिए दोनों के दोनों, हाँ एटीजी रेजिडेंट के लिए होता है। देखो बताऊं क्या होता है, फॉरेन कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, इनको ना पहले इलेक्ट्रो ट्रस्ट बनाना पड़ता है। पुराने जमाने हो गए बेटा, वो जब आप डायरेक्ट पेमेंट देते थे पॉलिटिकल पार्टी को, आजकल ऐसा नहीं होता। मतलब सर आप अपने लॉ में वो उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे सारे, इलेक्ट्रो ट्रस्ट कैसे बनता है। कंपनियां बनाती है जब कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है। पुराने जमाने में क्या था, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खुलकर किसी पार्टी को डोनेशन दे रही है, सॉरी कोई भी बिजनेसमैन खुलकर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है, तो उसका नाम डिस्क्लोज हो जाता था। फिर जब वो पार्टी हटती थी, दूसरी पार्टी आती थी रूलिंग के अंदर, तो फिर वो उसको हरासमेंट होता था, यानी मैं खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ बीजेपी का, मैंने पैसा दिया बीजेपी को 100 करोड़ रुपया, सबको दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने दिया, मेरे नाम से दिया है। तो फिर जितने भी कंपनियां उन्होंने कहा सब ये तो गड़बड़ हो रहा है, हम डोनेशन देते हैं, पैसा हम दे रहे हैं आपको, आप हमारी मदद कर रहे हैं, मान रहे हैं, हम मदद भी कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, हम हमारा नाम डिस्क्लोज हो रहा है, कल को आप पार्टी में नहीं रहोगे, अब तो चले गए, अब तो दूसरा कोई पर्सन आ गया, तो वो फिर बोलेगा अभी तू भी मुझे भी दे, नहीं तो तेरे को मारूंगा मैं, तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी सर। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, पॉलिटिकल पार्टी वालों ने सबने मिलकर ही बनाया कि भाई देखिए आज तुम हो कल हम है, दोनों बराबर बात है। तो एक इलेक्ट्रो ट्रस्ट बनाया गया। इलेक्ट्रो ट्रस्ट क्या करता है, जो भी कंपनी है वो एक अपने इलेक्ट्रो ट्रस्ट बनाएगी, वो डोनेशन किसको नहीं देगी, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देगी, वो डोनेशन इलेक्ट्रो ट्रस्ट को देगी। जैसे मान लो एमसीसी ने एक इलेक्ट्रो ट्रस्ट बना लिया, एमसीसी ने क्या किया, इसको डोनेशन दे दिया इलेक्ट्रो ट्रस्ट को। अब इलेक्ट्रो ट्रस्ट का मर्जी है बेटा वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है, तो सही तो पता चल जाएगा ना हमारा इलेक्ट्रो ट्रस्ट है। सुनो, इलेक्ट्रो ट्रस्ट क्या करता है, जब फंड ट्रांसफर करता है तो वो अपने नाम से ट्रांसफर नहीं करता, वो क्या करता है, ब्लैंक फंड ट्रांसफर करता है। तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि फंड आया कहां से, इलेक्ट्रो ट्रस्ट है पर कौन सा इलेक्ट्रो ट्रस्ट है नहीं पता चल पाएगा। फिर मान लो जब मैं आपको पैसा भेजूंगा तो पहले बोल दूंगा भाई आपको मैं फंड ट्रांसफर कर रहा हूं 100 करोड़ का, और आपके अकाउंट में फटाक से मैसेज आ गया, इसका मतलब मैं ही तो भेज रहा हूं। आई बात समझ में, आजकल ही चल रहा है। बढ़े आगे, ATGGA, कुछ बातें याद करवाता हूं मैं, साइंटिफिक रिसर्च की बातें कर रहे थे अपन, कुछ याद है क्या आपको, देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें आप कीजिएंगे। वहां पर हमने दो बातें देखी थी, या तो आप खुद रिसर्च करते हैं या फिर जो रिसर्च कर रहा है उसको डोनेशन दे रहे हैं आप, कंट्रीब्यूशन टू अदर था। मान लो मैंने एक कंट्रीब्यूशन किया अदर को, अगर मैं क्या हूं, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, याद है क्या आपको, ये क्या हो गया, ये तो पढ़ा है हमने, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। IIT या नेशनल लेबोरेटरी 100%, या इंडियन कंपनी जो इंगेज्ड है किसके अंदर, तो कितना मिलेगा 100%, याद है ना आपको ये। तो मान लो मैंने IIT को डोनेशन दिया है, और डोनेशन दिया है 1 लाख रुपए का, IIT को मैंने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। अब क्या होगा सर, अब मेरा जो पेनल अकाउंट होगा उसमें मुझे डोनेशन अलाउ कर दिया जाएगा। याद है मैंने ये भी बोला था कि सर कोई डोनेशन अलाउ नहीं होता सिर्फ रिसर्च को छोड़कर। मान लो मेरे पास पेनल अकाउंट है ही नहीं, मतलब मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं तो एक सैलरी क्लास पर्सन हूं, और मैंने फिर भी देश की तरक्की के लिए डोनेशन दे दिया, तो अब क्या होगा, तो गवर्नमेंट कह रही क्यों घबरा रहे हो, अगर आपके पास पेनल अकाउंट है तो पेनल अकाउंट में डेबिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ATGGA क्लेम कर लेना। कितना क्लेम मिलेगा, पूरा क्लेम मिल जाएगा आपको, बशर्ते अगर आपने कैश में दिया है तो 2000 तक रहेगा, अगर 2000 से ज्यादा क्लेम आप दे रहे हो तो अदर देन कैश होना चाहिए। पढ़ दीजिए पूरा सेक्शन अब।
क्या हो गया देखते हैं। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, एसएससी कौन है बच्चों? अगर उसके पास पीजीपी की इनकम है तो 35 में अलाउ कर लेगा, नहीं है तो क्या मिलेगा उसको? एटीजीजी मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है? 2000 से ऊपर क्या होना चाहिए? पहले ये 10,000 था, अभी अमेंडमेंट हो गया इसलिए मैं इसको 2000 काट के लिखा, ऊपर अमेंडमेंट 2000 हो गया। ऐसे लिखने से क्या पता रहेगा आपको यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है। नो विड्रॉवल ऑफ डिडक्शन इवन द अप्रूवल इज विड्रॉल, ये तो पहले भी तो हमने पढ़ा था कि अगर आपने डोनेशन दे दिया है तो आपको एटीजीजीए मिलेगा भाई। अगर जिसको डोनेशन दिया उसकी अप्रूवल भी कैंसिल हो गई तो भी आपको मना नहीं किया जाएगा कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद हमने ये बातें वहां भी की थी, वो सेम टू सेम हो गया भी सही। एटीजीजी मैंने करवाई दिया आपको, तो यहां पर आके आपकी एटीजी वाली सीरीज पूरी होती है। सबसे पहले क्या थी? एटी डी, एटी डबल डी और एटी डी डी बी, बीमारी। फिर क्या था? और रुक जा काके, अब आएगी जी की सीरीज। डी भी था क्या? नहीं था डी। ये वाले किसके लिए है? ओए कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? कब खरीदना है व्हीकल? पहले पहले खरीदना है। कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख मिलेगा। व्हीकल का अमाउंट कितना होना चाहिए? ये बता किसका है? थप्पड़ मारूंगा, डरावनी बीमारी। चल ठीक है किसका ये? स्पेसिफाइड डिजीज है किसी के, तो उसके इलाज के लिए जो उसने खर्च किया तो उस पर एटीडीडी भी मिले। लिमिट कितना है? मेरे को याद है, दिमाग से निकल गया। क्या निकल गया दिमाग से? लिमिट निकल गई या सब कुछ निकल गया? हाँ जी रिया मैडम, लिमिट कितनी है इसकी? 40,000 कब आएगा? क्या नाम है आपका? तन्वी, बताओ। सीनियर सिटीजन 1 लाख देखना है आपको। 80 डबल डी बता बेटा। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट डिसेबल है, रिकवरी नहीं डिसेबिलिटी, 1,25,000 ये फ्लैट डिडक्शन है। अगर 10 लाख का खर्चा किया है तो भी कितना मिलेगा? ये किसका है बेटा? कितनी लिमिट है? आप ग्रुप क्यों बोलते हो, फैमिली क्यों नहीं बोलते आप? घबरा जाते हो जब कोई पूछता है क्वेश्चंस। एटीजीजी बताओ। कब मिलेगा? जब आपके पास क्या नहीं है, पीजीपी की इनकम नहीं है।
डबल ई बताओ। देखिए बच्चों, 80D की जो सीरीज है ना वो मेडिकल वाली है, 80E की सीरीज इंटरेस्ट की है और 80G की सीरीज डोनेशंस की है। ये सारे डोनेशंस हैं। 80 डबल जी जरूर घर घर है आपका अलग, ठीक है। ओवर एंड अबव 24B, याद है आपको? हाँ जी दोस्त, 80 डबल जी बताओ। 80 डबल जी। कोशिश करो, आएगा बेटा दिमाग में। हमें जो चीज हम पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग, देखो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बता सकता हूँ कैसे याद रखते हैं चीजों को। हमारा दिमाग, हमारी जो आंखें ना, ये कैमरा है बच्चों। हम कैसे चीजें याद रखते हैं, हम जब कोई चीज देखते हैं तो उसका एक पिक्चर क्लिक होता है जो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। हम उस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप बहुत बार क्या करते हैं, याद नहीं आ रहा, क्या याद नहीं आ रहा, वो पिक्चर आपके सामने है, वो खुल नहीं पा रही, वो हार्ड डिस्क में कहीं नीचे चली गई है, उसको हमारा प्रोसेसर उसको ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए वो याद नहीं आता। तो जब भी कोई चीज आप देख रहे हैं तभी तो कह रहा ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो का मतलब ध्यान से देख के पढ़ो। लिख के और बोल के पढ़ने में फर्क क्या है? लिख के पढ़ोगे तो दिखता रहेगा आपको वो, और पिक्चर अभी क्लियर ज्यादा होगी आपकी। तो हमारी ये जो आंखें हैं बच्चों, ये पता नहीं कितना डी है, ये 5D 7D पता नहीं कितने डी है इसमें, ठीक है। तो हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उसकी एक पिक्चर क्लिक होती है जो हमारे दिमाग में आ जाती है। हम कई बार एग्जाम में लिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, फिर भी हमारे सामने वो पेज समझ दिखना स्टार्ट होता है जिस पेज पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। कभी आपके साथ हुआ है, कभी दिखा है एग्जाम? या वो कोविड के अंदर फ्री में पास वाले, वो आप एग्जाम देके देके पास हुए हैं क्या? फ्री वाले नहीं हो क्या? फ्री वाले वो बिना पेपर दिए हुए पास हुए थे? फाउंडेशन की बात हो रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो उसमें 11 12 में तो प्रमोट कर दिए थे ना, आप लोग नहीं हुए? 11 प्रमोट हो गई थी। चलो हो गया भाई आपका, याद हुआ आपको ये सेक्शंस? देखिए याद करने पड़ेंगे भाई, देखिए इसमें कुछ भी नहीं, लिमिट्स हैं, सेक्शंस के नंबर्स हैं, पढ़ना पड़ेगा। जब तक इसे आप लर्न नहीं करोगे, मगअप करना पड़ेगा। देखो मैंने लॉजिक आपको बता दिया, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब ये ऐसे तो है नहीं कि कोई एक बार पढ़ने से, कोई नहीं है सुपरमैन, याद रखना। कोई इस क्लास में नहीं है सुपरमैन, ना ही कोई बनता है कि एक बार पढ़ने से कुछ याद हो। किसी को याद नहीं हो सकता, किसी को याद नहीं हो सकता एक बार पढ़ने से। रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। इंटेलिजेंट और नालायक में फर्क क्या है? इंटेलिजेंट सीरियस होता है, वो पढ़ाई करता है, रिवाइज करता है। नालायक क्या, वो सीरियस नहीं होता, एक बार पढ़ ले उसको लगता है हाँ क्लास में। देखो मैं मेरी बात नहीं कर रहा, ऐसी कोई क्लास नहीं होगा, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहा और आपको समझ में ना आए, हो ही नहीं सकता ऐसा। समझ में तो आएगा ना यार, वो समझा रहा है आपको। बस दिक्कत क्या हो रही है, उसको आप रिटेन नहीं कर पा रहे। रिटेन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लर्न करना पड़ेगा, रिविजन करनी पड़ेगी। जितनी नंबर ऑफ रिविजन होंगी उतने ज्यादा नंबर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। चलो बढ़े आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 80 डबल जे डबल ए। चलिए पहले थोड़ी सी इसका माहौल बनाते हैं। 80 डबल जे डबल ए, देखिए JJAA, डबल जे डबल ए। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती। क्या सरकार सबको नौकरी दे देगी? इंडिया के अंदर सिर्फ 7 to 8% ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। इसका मतलब 93 92% लोग क्या है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। सिर्फ 7 8% ही है बच्चों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, बाकी सारे किस में आते हैं? प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट को भी ये पता है कि साहब ये जो नौकरी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला कॉलम है, ये कौन फिलअप करेगा? प्राइवेट सेक्टर ही फिलअप कर सकता है। और जो बेरोजगार होता है बच्चों, वो बहुत चिल्लाता है, हाय सरकार, मोदी जी तो घटिया है, राहुल गांधी उससे भी घटिया है, गहलोत जी तो हो बेकार। क्यों? वो खुद बेकार है।
सरकार अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी भी तो भी वो फिलअप नहीं होगा, क्योंकि उसमें फाइट करना पड़ेगा, और वो अगर वो फाइट करता तो कहीं बेरोजगार रहता ही नहीं। आई बात समझ में आपको? तो ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बेरोजगारी रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, तो फिर गवर्नमेंट कह रही इनको हम रोजगार दे देंगे, तो फिर ये वैसा वहां पर कुछ नहीं करने। तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट बोल रही कि भाई प्राइवेट सेक्टर वालों, इन बेचारे बेरोजगारों को काम दो। प्राइवेट सेक्टर कहता है हम काम देंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो एक आदमी काम करता है वो 3 आदमी का करता है। गुंजाइश तो वहां रहती है हमेशा, उसको अच्छी तरह उसको काम में लेते हैं और पेमेंट देते हैं। एक आदमी की काम करता है बेचारा 3 आदमी का। तो सेक्टर में हमेशा, प्राइवेट सेक्टर में देखो, काम की कमी कहीं नहीं है बच्चों, काम करने वाला चाहिए, कहीं कमी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर वाला कहता है ठीक है हम करेंगे, पर हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? गवर्नमेंट कह रही देखो, अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, नए एम्प्लॉय आपने जो रिक्रूट किया है, न्यू एम्प्लॉयमेंट, आपने इसको सैलरी दी मान लो 20,000 रुपए की, आपने ऐसे 10 नए एम्प्लॉय लगाए, मल्टीप्लाई 12, बताओ कितनी सैलरी डेबिट की होगी आपने सैलरी अकाउंट के अंदर? 2 सैलरी, 24 लाख रुपए आपने डेबिट कर लिए होंगे, ठीक है ना? 24 लाख रुपए आपने पेंडल अकाउंट में डेबिट कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है, ये माइनस कर सकते हो आप। बट इसके अलावा हम क्या देंगे? इस 24 लाख जो आपने नए एम्प्लॉयज को पहले साल में पेमेंट किया है, इसका 30% आपको 3 आगे आने वाले ईयर में और अलाउ कर देंगे, फ्री फॉकट का। हालांकि देखा जाए तो आपने खर्चा डेबिट कर लिया, आपने इनकम अपनी कम कर ली, फिर भी आपको हम क्या देंगे? 80JJAA में जितना आपने पहले साल इसको दिया है उसका एक ब्लॉक बन जाएगा ईयर का, और इस ब्लॉक का 30% क्या होगा? 3 बार आपको 3 सालों में अलाउ कर देंगे हम। कह सकते हैं लगभग उतना ही अमाउंट फिर से आपको क्या मिल जाएगा? माइनस करने को मिल जाएगा, लगभग, मतलब 10% कम मान लो। आई बात समझ में? क्या बेनिफिट है? क्या बहुत बड़ा बेनिफिट है बच्चों। अगर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखोगे, जब आप अपना इंटरमीडिएट पास करोगे, उसके बाद में आर्टिकलशिप में जाओगे आप, तो आपके सामने बहुत सारे पेनल अकाउंट आएंगे, बहुत सारे बैलेंस शीट आएंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ की होगी। उसमें जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है सैलरी का। सबसे बड़ा खर्चा यही है बच्चों, जो भी सर्विस सेक्टर लोग हैं सबसे बड़ा खर्चा क्या कर रहे हैं? वो सैलरी का। देखो मटेरियल जो परचेज किया उसे आप खर्चा क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो तो सेल में चला जाना है। अगर वो नहीं भी बिकेगा तो एज इट इज आपको उसको उठा के ले जा सकते हो, और वही स्टॉक में भी आता है आपके पास, तो उसे आप एक्सपेंडिचर मत मानिए, क्योंकि वो एक तरह का एसेट का भी पार्ट बन रहा हुआ है। ये बहुत बड़ा खर्चा है। और मुझे बताइए, इतने बड़े खर्चे का मुझे 1/3 और मिल रहा है डिडक्शन क्लेम करने को, तो ये बेनिफिट है क्या? बिल्कुल बेनिफिट है। 80JJAA में गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है? कि गवर्नमेंट की मजबूरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट को फायदा क्या है? बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काम पे लग जाएंगे। इनको क्या फायदा है? इनको डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलेगी, टैक्स में बचत मिल जाएगी। आई क्या बात समझ में आपको? 80JJAA हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही सुना कि डिडक्शन, मैंने सुना तो मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा अच्छा, नए एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 30% मिलेगा। मेरे पास 12 एम्प्लॉय काम करते थे, मैंने 12 के 12 को निकाल के बाहर फेंका, चलो निकलो, और नए 10 रखे, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये देखो नए नए नमूने। और डिडक्शन से मैं अब डिडक्शन क्लेम करने जा रहा हूं कि सर 24 लाख का 30% और डिडक्शन दो। तो गवर्नमेंट कह रही भाग यहां से, तूने नया कहां रखा है? कि साहब तेरे एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तूने तो उल्टा बेरोजगार बढ़ा दिया। वो बेचारे 12 अच्छी तरह काम कर रहे थे, उनको बेरोजगार कर दिया तूने। अच्छा, मतलब अगर मैंने 12 निकाल कर 13 रिक्रूट करते तो बताओ नया कितना मानेंगे? एक ही मानेंगे, नया एक ही रहेगा। आई बात समझ में? निकालना नहीं है, जो पहले से काम करे उनके पेट पे लात नहीं मारनी है, नया पेट जनरेट करना है, मतलब नया पेट भरना है। हाँ ठीक है, हो गया ना? अब सुनिए, 80JJAA, एम्प्लॉय जा एम्प्लॉय आ, जा आ, जाएगा नहीं मिलेगा, आएगा डिडक्शन मिलेगा, याद रह जाएगा आपको ये। फिर गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं कि तू बड़े बड़े जो सीए वगैरह होते हैं उनको रिक्रूट कर रहा है और उनको सैलरी दे रहा है, तू महीने की 5-5 लाख रुपए ऐसी सैलरी होती है बड़ा सीए की,
वो नहीं। यहाँ पर जो बेरोजगार होता है वो कौन होता है बच्चों, मुझे बताओ। आज आप कल को सीए बनोगे तो क्या आप बेरोजगार होगे क्या? नहीं। आप तो अपने हिसाब से नौकरी चाहिए आपको। भाई मैं सर, मैं इस एरिया में रहता हूं जयपुर के, मुझे इस सेक्टर में काम करना है, तो आप अपने हिसाब से चूज करते हो। आपको नौकरी कमी थोड़ी है। आज मेरी बात करो, मुझे नौकरी की कमी थोड़ी है। मैं सीए हूं बच्चों, मैं किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकता हूं। तो जाइए ना फिर। पूरा बैंगलोर खाली पड़ा है, करे अच्छी तरह काम देंगे, पर मुझे नहीं जाना। मुझे मेरा यहीं पे रहना है, मुझे ये मेरी फैसिलिटी मुझे यहाँ पे देखने वाला हूं, तो मुझे फिर ये वाला काम मिला हुआ है। तो ये जो सेक्टर है, हम जो स्किल्ड हैं, हम हमारे पास स्किल्स हैं, और जिसके पास स्किल्स होता है वो कभी बेरोजगार नहीं रहता। तो गवर्नमेंट उनकी बात कर ही नहीं रही। ये वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई किसी ने ग्राम सेवक की तैयारी की है, किसी ने कोई एसएससी की तैयारी की, वो बेचारे नई नौकरी नहीं लग पाए। अब वो क्या है, वो परेशान हो रहे हैं। ये उनके लिए, छोटे मोटे लोग हैं उनके लिए, जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उसको कभी कभी भी काम की कमी नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जो नए एम्प्लॉय है ना, नए वाले, हाँ, अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से ज्यादा की है तो वो नया नहीं मानेंगे हम। क्योंकि 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉय सैलरी लेने वाला वो स्किल्ड वाला है, उसको काम तो वैसे कमी नहीं है उसको। तो जिसको 25 से कम सैलरी दे रहे हो वही क्या होगा, हमें नया माना जाएगा। दूसरा, अगर आपने सैलरी दी है तो इसका मतलब उसको आरपीएफ में भी पार्टिसिपेट करवाना। ऐसा नहीं उचंती कोई वर्कर पकड़े आपने 5 काम करवाया और भगा दिया, नहीं नहीं नहीं। आरपीएफ में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो रेगुलर एम्प्लॉय है आपका। आई बात समझ में? अरे बोलो ना। तीसरी कंडीशन, ये पार्टिसिपेट करना है, 25,000 सैलरी ऊपर नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को डिडक्शन नहीं मिलती। गवर्नमेंट को क्या टेंशन है भाई। और लब से लास्ट में बोला कि कम से कम 240 दिन काम करवाना। अगर वो 240 दिन से कम काम करेगा तो भी एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं कि आपने 2 दिन काम करे और 4 दिन भगा दिया, नहीं साहब। पूरे साल में कम से कम 240 दिन काम करवाना। पर हाँ, अगर वो इंडस्ट्री जिसमें वो काम कर रहे हो, वो इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री है, तो वहां पर कितना लगेगा? 150 डेज। यहाँ पर 4 इंडस्ट्रीज के नाम बता रखे हैं सीजनल में। फुटवेयर हो गया। फुटवेयर इंडस्ट्री वैसे सीजनल नहीं है भाई, 24 घंटे मतलब चलता है, पर गवर्नमेंट के हिसाब से फुटवेयर एक ऐसे सीजन से सर्दियों में काम नहीं कर सकते। जो चमड़े वाला काम होता है बच्चों, वो सर्दी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो चमड़ा इतना बदबू मारता है कि आप काम ही नहीं कर पाओगे फैक्ट्री के अंदर। पर आजकल चमड़े लगते कहाँ हैं, सब रेक्जिन से काम हो रहा है, सब कागज प्लास्टिक लगा के जूते बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि ऐसी इंडस्ट्री जो फुटवेयर के बाद में क्या बोला कि जो कपड़े वाली इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी हो गया ये, ठीक है। तो एक दो इंडस्ट्री हो रहा है, उनकी बात हो रही है। यहाँ पर कितना देखना है आपको? 150 डेज देखना है। आई बात समझ में आपको? तो मुझे बताओ किसको डिडक्शन मिलेगी फिर? किसको मिलेगी? जिसकी सैलरी 25,000 से कम होगी, 25,000 या उससे कम। दूसरा, जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा। और चौथा, जो 240 या उससे ज्यादा दिन काम करेगा, या 150 या उससे ज्यादा दिन काम करेगा। फिर गवर्नमेंट कह रही है देखो, इंक्रीमेंट होना चाहिए किसके अंदर? एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर रिक्रूटमेंट के बाद में। फिर गवर्नमेंट एक और बात बोल रही है कि भाई साहब एक बात और याद रखना कि अगर आपने सैलरी कैश में पे कर दी ना तो कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाली। सामने वाले का अकाउंट में पैसा आना चाहिए। कैश में तो आप बोल दोगे रामू को, सोहन को, मोहन को, टिंकू को, पिंकू को सैलरी दी है, बना लोगे यहाँ बस। झूठ मूठ का बोल दोगे आप, हाँ दी थी सैलरी। कौन सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा है यहाँ पर? सोचे ना, यहाँ पर 15 एम्प्लॉय काम करते हैं, आपने 20 एम्प्लॉय दिखा दी, 2-3 नाम और लिख दिए, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया। कैसे दिया? कैश दे दिया? नहीं नहीं, इनके अकाउंट में जाना चाहिए, तभी तो ट्रेस कर पाएंगे हम कि डिडक्शन आपने ली है। और सबसे बेहतरीन बात लास्ट में गवर्नमेंट ने जा जाते बोल दी कि सीए से साइन करवा लेना। और जैसे ये बात बोली, अब एक सेक्शन बढ़िया बन गया बेटा, हमारा काम बढ़ गया, अपना काम बढ़ गया। सीए से साइन, जिसको EDCCA क्लेम करना है तो पहले सीए को फीस दे के आ, मतलब सीए से साइन करवा। फ्री में तो हम भी काम नहीं। वॉइस नहीं आ रही है भाई मेरी, बिल्कुल भी वॉइस नहीं पहुंच रही बच्चों के पास में। ऐसा कोमल बोल रही है वॉइस नहीं आ रही, और भी बच्चों के पास नहीं आ रही है, सिर्फ कोमल के पास नहीं आ रही। गवर्नमेंट सीए का कितना ध्यान रखती है। अच्छा, बीच में चली गई थी क्या वॉइस? हो सकता है उसमें मैं बोल नहीं रहा था।
ऐसा भी तो हो सकता है। पढ़ दो पूरा, पढ़ दो, क्या देख रहे हो मेरी तरफ। 80 डबल जे डबल ए खींच दो पूरा। फुटवेयर, लेदर इंडस्ट्री और अप्रैल, अप्रैल मतलब कपड़े वाला बिजनेस था, उसको बोलते हैं अप्रैल। कपड़े का व्यापार, कपड़ा, कपड़ा भी सीजनल होता है। सर्दियों में ऊनी कपड़े, गर्मियों में वो दूसरे वाले हैं। शुगर में कोई दिक्कत नहीं बेटा, आजकल 12 महीने शुगर है? ऐसे तो तू बोल देगा सर टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर 6 महीने काम करते हैं, तो बैच आता है तब उसके बाद में कोई भी इंडस्ट्री में एक सीजन तो आता है ना बेटा। अब जैसे इतना भी है, अब देखो दीपावली पे इतना रौनक क्यों होता है, क्योंकि दीपावली पे फसलें कटेंगी। अब सारा चीजें किसानों से जुड़ा हुआ है। अभी फसलें कट रही है, मूंग मोट निकल रहे होंगे आप, अगर आप किसान फैमिली से हैं तो हमें तो हमारे खेत में लगे पड़े हैं सारे, मूंग मोट निकाल रहे हैं हम, बाजरा निकल रहा है। उसके बाद में क्या होगा, फसलें छांट लेंगे। अब किसान मंडी में बेचेगा, उसको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो किसान के पास पैसा, मंडी में पैसा आया तो जो आड़ती लोग हैं उनके पास पैसा, वो क्या करेंगे फिर वो खर्च करेंगे। तो ये पूरा सर्कुलर वैसे चलता है। तो अभी एक तरह का त्योहार का जो सीजन है बच्चों, ये इसलिए बन जाता है क्योंकि मौसम इस तरह का हो जाता है। तभी तो पढ़ो। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को 240 दिन के बाद निकाल दिया और अगले साल वो एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर एक साल तो मिले, अगले साल से बंद हो जाएगा। एक साल तो आप क्लेम कर लोगे, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट दे देगी आपको। अरे कोई जरूरी थोड़ी कोई एम्प्लॉय बांध लिया आपने, हो सकता है उसने बदतमीजी कर दी एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय भी तो बहुत बेकार हो सकता है। तो उसने कुछ बदमाशी कर दी आके यहाँ पर, तो उसे निकालेंगे नहीं क्या? क्या 30% डिडक्शन के लिए उसको पूजा थोड़ी करनी है, जूते मारेंगे उसके। हो गया क्या, डिडक्शन हो गया आपका? अब यहां पर एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा परेशान करे, पढ़ लिएगा जल्दी बताओ। इसमें इसमें क्या पॉइंट है? 30% एडिशनल वेजेस सैलरी फॉर 3 असेसमेंट ईयर ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज। यही तो डिडक्शन, यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, वो इसमें प्रॉब्लम आ गई। पीछे वाले बहुत बातें कर रहे हैं दोनों जने, पता नहीं आज कोई दोस्ती हुई नहीं नहीं दोनों की। पता नहीं, पहले तो अलग अलग बैठते थे, इसके साथ बैठता था वो चश्मे वाला। अच्छा, आज दोनों बैठ के जोड़ी बना के, जगह ही नहीं आगे, बिठा दे 20 बंदे यहाँ पर आगे। तो उसको भी आगे लिया, साथ निभाएगा तेरा वो। तू क्या करता रे थड़ी पर, तू क्या कर रहा है? सबसे पहले यहां पर लिखा अदर कंडीशंस में, देखिए दिक्कत कर सकता है आपको ये। बिजनेस ऑल्सो न्यू बिजनेस, इसका मतलब क्या, अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा आपको। ये कोई जरूरी नहीं कि पुराने बिजनेस के लिए डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका बिजनेस ब्रांड न्यू है और आपने इस बार जितने भी एम्प्लॉय लेके आ रहे हो, सारा आपका उसका डिडक्शन मिल जाएगा। रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी और क्या चाहिए, सीए साहब का साइन चाहिए। आगे भी समझ में आ गया? तो देखते हैं कितना समझ में आया आपको। 80 डबल जे डबल ए, और ये है इसका क्वेश्चन। ऊपर क्या लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर लिखा है कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स का। भाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स का बिजनेस है इसका, और इसने 350 नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं। बाकी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 350 नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए, पहले टोटल लगाओ 350 है क्या? ये 350 हो गए, चेक करो। डिडक्शन का अमाउंट बताओ कितना आएगा।
रेगुलर का मतलब होता है, लिखा है नीचे कि सर कैजुअल एम्प्लॉय डू, देखो रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट आरपीएफ व्हाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। और वैसे भी देखा जाए रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो फुल टाइम या फिर जो रोज काम करते हैं। कैजुअल का मतलब एक बार आ गया और वो चला गया वापस, वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करता। हमें हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर पानी का जो टंकी है वो खराब हो गया, ठीक करवाना है, तो क्या उसके लिए रिक्रूटमेंट करेंगे? ₹23,40,000 रिडक्शन मिलेगा भाई, एक आंसर आया है। सेकंड वाले का निकालना पड़ेगा, ये दूसरा आंसर है इसका। सेकंड वाले का निकलेगा ही नहीं, ये दूसरा आंसर। मुझे टोटल 80 डबल जे डबल ए बताओ बेटा कितना मिलेगा। फर्स्ट सेकंड क्या किए जा रहे हो आप लोग? मीटिंग ऑफ हो गई थी सर 2 सेकंड के लिए। हैं? ऐसा कब हो गया भाई? इधर देखो, चलो इधर देखो, सबसे पहले इसको काट देते हैं अपन। इसका मतलब इसका तो अब कोई लेना देना नहीं बचा। क्यों सर? क्योंकि सैलरी कितनी है, 25 से ऊपर है, तो बात खत्म हो गई। अब बाकी सब तो अलाउ है, पर यहाँ पर कैजुअल वर्कर है तो ये भी गया बच्चों, क्योंकि आरपीएफ में पार्टिसिपेट ये भी नहीं कर रहा। अब ये बचे 2 बंदे। अब यहाँ देखें तो बच्चों कितना है, 24,000 है। एक तरह का अरेंजमेंट किया है तो पूरे 12 महीने की सैलरी है 75 एम्प्लॉय का। 24,000 75 एम्प्लॉय का 12 महीने की सैलरी का 30%, 64,000, 64,80,000। ओके, इसकी बात करते हैं बच्चों। ये 1/9 से है तो 240 दिन पूरे हुए क्या? नहीं हुए, तो ये भी गया भाई। तो 80 डबल जे डबल ए कितना मिलेगा? आई बात समझ में? फिर क्या है आपके आंसर में की फर्क पैदा है भाई। अगर ये बिजनेस कड़ा हो जाए फुटवेयर का, मतलब कपड़े का, तो अब लास्ट वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? 7 महीने आएगा नलायकों, 6 महीने क्यों आएगा? 50 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा सेकंड केस में? 1,15,20,000। 6480 और 1,15,20,000। चेक करो, पहले वाले का आंसर 6040 आ रहा है क्या? और दूसरे वाले का आंसर आपने कितना दिया था? कहाँ है? अच्छा ये रहा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ये था एम्प्लॉय जा, एम्प्लॉय आ। जा आ, कबूतर जा आ नहीं, एम्प्लॉय जा एम्प्लॉय आ। एम्प्लॉय भी कबूतर ही होता है बेटा वैसे तो। और क्या है, कबूतर ही हैं सारे। कुछ कबूतर उड़ गए, कुछ बैठे हैं। जीवन कबूतर खाना ही है जो जीवन भी अपना। एक दिन दाना चुगते चुगते मर जाएंगे। ATQQP। सर आपने तो अपना जीवन जी लिया है, हमारे तो अभी खेलने खालने के दिन शुरू हुआ है। तभी तो बता रहा हूँ कुछ नहीं रखा बेटा इन सब चीजों में।
जिस राह पर आप चल रहे हो उस राह पे मैं चल चुका हूँ और आगे खड़ा हूं मैं, और पीछे से इशारा कर रहा हूं। मजा नहीं आया अपना रास्ता चेंज कर लो। चलिए भाई, 80 QQB की हम बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए कुछ लोग हैं जो किताबें लिखते हैं, ऑथर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या क्या कर रहे हैं, वो वाली किताबें नहीं, ये तो नोट्स है वो वाले नहीं, जो लिटरेचर वाली किताबें लिखते हैं, लिटरेचर लिटरेसी की, आर्टिस्ट या फिर कोई साइंटिफिक नेचर की जो किताबें लिखते हैं ना, जैसे वो एक है ना, वो फेमस है मुंशी प्रेमचंद, बहुत बढ़िया। बहुत कम लोग नाम लेते हैं मुंशी प्रेमचंद का आजकल के। हाँ देखो, ये वाला सुनने वाला था मैं। आजकल के लोग क्या नाम लेते हैं, चेतन भगत, 5 पॉइंट इन समवन, ये वाला क्या, या लास्ट नाइट एट कॉल सेंटर, या एक क्यों भाई, मैं क्यों नहीं पढ़ता, मैं मुझे भी पढ़ी है। अच्छी, अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आपको रॉबिन सिंह को पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया लिखता है यार। रॉबिन सिंह, रॉबिन सिंह इंडिया का नहीं, नाम रॉबिन सिंह जरूर लिखा, वो यूके का ही है, शानदार लिखता है। उसका एक नॉवल है, नहीं ये है मेरे पास रखा भी है उसका, पुअर डेड, हाँ रिच डैड, रॉबिन सिंह का ही है। और एक है रॉबिन सिंह का जो बहुत अच्छा नॉवल है, वो है मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। नहीं, उसने अपना मॉडिफाई नाम बना रखा है बेटा, सही नाम उसका रॉबिन सिंह ही है। उसमें पढ़ो ना, उसमें लिखा, उसमें खुद बोलता है वो। अच्छा आपने पढ़ी नहीं तो इसलिए नहीं है, वो नाम उसका वही है जो राइटर्स का नाम है। चलिए अब हो गया अभी तुम्हारा रेजिडेंट पुअर डेट। इधर देखिए, अब जो भी ये राइटर्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, किताबें लिखते हैं। किताबें मतलब ये नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं। ये एक थॉट होती है उनकी, वो थॉट को वो क्या करते हैं, किताब के ऊपर लिख देते हैं, शब्दों में वो लिख देते हैं। और मैं बताऊं आपको, सबसे बढ़िया चीज, अगर आपको कुछ परचेज करना हो तो आप किताबें बिल्कुल परचेज किया करो। देखिए एक बुक लिखने में बहुत समय लगता है बच्चों। सोचिए मुंशी प्रेमचंद ने जब अपनी कोई किताब लिखी होगी, या फिर रॉबिन सिंह ने, या फिर जो भी है चेतन भगत ने, क्या वो एक दिन में बैठ के लिख दी होगी क्या? कितना टाइम लगा, कितने सारे थॉट्स उसके दिमाग में आए, और उसके बाद में जाके उसको अपने पूरा नॉलेज, अपने पूरा जीवन का जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी किताब है, उसको उसने बुक्स में लिखा है, उस वर्ड्स में लिखा है। उसको पढ़िए आप, ऐसे लगता है आप उसके जीवन में चल रहे हो, वो बिल्कुल ऐसे इमेज करवाएंगे आपको, और वो आपको मात्र 250 पे मिल रहा है। सोचे किसी पर्सन का पूरा नॉलेज आपको सिर्फ 250 रुपए खर्च करने पे मिल रहा है, तो यार ये तो बुरा सौदा तो नहीं है। तो किताबें बहुत बढ़िया चीज होती है बच्चों। मेरे साथ में प्रॉब्लम, मैं आपको कभी मेरे घर पे दिखाऊंगा, तो मेरे पास एक पूरा किताबों से भरा पड़ा है, मुझे बहुत मजा आता है। पढ़ू ना पढ़ू अलग बात है, पर होनी चाहिए मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी, नॉवेल्स इतने सारे तो कभी मैंने उठा के नहीं देखे, पर पढ़े हुए हैं। कभी समय मिलेगा, बुढ़ापे में जाएंगे तब पढ़ेंगे आराम से, तब देखेंगे। अभी तो बहुत सारी जिम्मेवारियां पूरी करने, तो उसमें भाग रहे हैं। तो एक राइटर जब किताब लिखता है तो उसे पैसे कौन देता है? पब्लिशर। क्योंकि पब्लिशर क्या करता है, उस किताब को पब्लिश करता है। अब पब्लिशर जो उसे पैसा देगा, उसे रॉयल्टी का पैसा बोला जाता है बच्चों, रॉयल्टी का पैसा उसको मिलता है। अब रॉयल्टी मिला, मान लीजिए किसी पर्सन को रॉयल्टी मिला, मैं राइटर, मुझे रॉयल्टी मिला। अब रॉयल्टी भी तो दो टाइप से मिलता है, एक होता है फेमस ऑथर, एक होता है नया नया ऑथर। मैंने नई नई किताब लिखी, मुझे नहीं पता कितनी बिकने वाली है, 2 बिकेगी, नहीं बिकेगी, 10 बिकेगी, 50 बिकेगी, हो सकता है पूरी बेस्ट सेलर बन जाऊं मैं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। तो मुझे पब्लिशर क्या बोलता है, देखो भाई पवन जी, हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन क्या देते हैं, हम आपको लमसम अमाउंट देंगे, आपने किताब लिख दी है, हम आपको इसका 50,000 रुपए देंगे, बात खत्म। अब इसमें चाहे एक कॉपी बिके, चाहे इसके 1 लाख कॉपी बिके, सब हमारी है। और कहीं ना कहीं मैं मान भी जाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने बिकने वाले हैं, और 50,000 आ रहे हैं ना, ले लो यार। पर मुझे बताओ, चेतन भगत जब लिखता होगा, वो लमसम लेता होगा क्या? नहीं सर, वो कहता है जितनी कॉपी तू प्रिंट करेगा ना, उसके हिसाब से पेमेंट चार्ज करूंगा तुझसे। उसको पता है कि इंडिया में, इंडिया के बाहर पता नहीं कहां कहां बिकने वाली है, कितने सारे उसके वर्जन बनने वाले हैं, कितने सारी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होगी। तो वो चेतन भगत टाइप के जो बड़े ऑथर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल पर क्या रखते हैं, अपना अमाउंट रखते हैं, मार्जिन रखते हैं। तो 80
QQB, सबसे पहली बात यहाँ कॉलेज की स्कूल की बुक्स नहीं है बच्चों। कौन सी बुक्स है यहाँ पर? लिटरेसी की, आर्टिस्ट या साइंटिफिक नेचर की बुक्स वगैरह जो है वो है। SSC कौन है? इंडिविजुअल HUF है, सॉरी इंडिविजुअल ऑथर है जो किताबें लिखता है। अमाउंट रिडक्शन कितना मिलेगा? अगर एक साथ लमसम मिला है तो ये रॉयल्टी का जो अमाउंट है आपका, पहले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनेगा और बाद में आपको कितना मिल जाएगा? मैक्सिमम 3 लाख का ATQQ का डिडक्शन मिल जाएगा। पर अदर देन लमसम रॉयल्टी आपकी होगी तो क्या होगा इस केस में? 15% जो भी बुक की वैल्यू है जो सोल्ड किया आपने उसका 15% और 3 लाख विच एवर इज लोअर आएगा। आई बात समझ में? अगर मान लो मैं लमसम अमाउंट ले रहा हूं तो कितना देखना आपको? एक्चुअल अमाउंट का 15%, सॉरी एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख विच एवर इज लोअर। पर यदि मैं लमसम नहीं लेकर इंस्टॉलमेंट्स में लेता हूं या बुक सोल्ड पर लेता हूं तो उस केस में क्या होगा कि 15% जो भी, मान लो एक किताब का 100 रुपये प्राइस है लिखा हुआ उस पर, उसका 15%, मान लो पूरे साल में 1000 किताब बिकी है तो कितना हो गया? 15,000 हो गया, या फिर कितना हो गया? 3 लाख विच एवर इज लोअर। और ये डिडक्शन आपको हर साल मिलती रहेगी, किताबें तो हर साल बिकती रहेंगी। क्या आज कोई चेतन भगत की 5.1 कोई परचेज नहीं कर रहा? क्या खूब बिकता, अभी भी लोग परचेज करते हैं, ठीक है? तो ये तो चलता रहेगा। और ये कहानी क्या है? एक साथ की है। फिर मैंने क्या बोला कि अगर हो सकता आप इतने फेमस राइटर हैं, आपकी जो किताबें वो इंडिया के बाहर भी बिकती है, तो इंडिया के बाहर बिकती है तो भाई साहब आपको ना 6 महीने के अंदर वो बाहर का जो पैसा वो इंडिया में लाना पड़ेगा, रिपेट्रेशन ऑफ मनी करना पड़ेगा। मतलब जो मनी है ना आपका, मान लो आपने इंडिया के बाहर US में कुछ किताबें बेची हैं तो बिकी है, तो उसका जो पैसा वो इंडिया में लेके आइए आप, जो भी हमारे फॉरेन फेमा आपने पढ़ोगे, आप फेमा के हिसाब से जो रूल्स बने उसके हिसाब से लेके आइए आप, ठीक है? तो जब आप उसको लेके आओगे तभी आपको ATQQB का डिडक्शन हम देंगे, अदरवाइज डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? पढ़ दीजिए पूरा, नोट पढ़िए बेटा, नोट। RBI जितना टाइम अलॉट करे या फिर 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा। If royalty earned outside India, the deduction of allowed only if the such royalty is brought to be in convertible foreign exchange। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? इंडियन रुपीज हो गए ना, ऐसा फॉरेन एक्सचेंज जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो सके विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय RBI। अगर RBI आपको टाइम अलाउड कर देती है, कहते हुए थोड़ा टाइम और ले लो, तो थोड़ा टाइम आपको और मिल जाएगा। बोलो ना। इसके बाद में अगला है RRB। ऊपर क्या था? QQB, दूसरा क्या? RRB। दोनों भाई भाई हैं बच्चों। ऊपर वाला किसकी बात कर रहा है? बुक्स की बात कर रहा है, बुक्स की रॉयल्टी की बात कर रहा है। और नीचे वाला किसकी बात कर रहा है बच्चों? पेटेंट की रॉयल्टी की बात कर रहा है। पेटेंट में लमसम ही होता है बच्चों, पेटेंट में वो टुकड़े नहीं करते। तो पेटेंट की रॉयल्टी होगी तो कितना मिलेगा आपको? 3 लाख। और रॉयल्टी रिसीव्ड एक्चुअल में विच एवर इज लोअर। वो जो नोट है वो सेम टू सेम यहाँ पर मैंने कॉपी मार रखा है। 6 महीने में क्या करना पड़ेगा? वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। ATQQB और RRB। देखिए लास्ट में इसके भी B है, इसके भी है, तो B तो छोड़ो आप। यहां पर क्या बच्चों? R है यहां पर। अब क्योंकि दोनों रॉयल्टी है तो R रॉयल्टी से तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको कैसे कनेक्ट कीजिए? जैसे मैंने कनेक्ट कर रखा है QB मतलब क्वेश्चन बुक। आई बात समझ में? क्योंकि अगर B को मैं अगर बेस बनाऊंगा तो ये भी B बुक हो जाएगा, तो ये बना नहीं सकते। तो ऐसे याद रख लो, कनेक्ट में क्वेश्चन बुक मतलब RRB, क्वेश्चन बुक QB, तो QQB इसमें आ जाएगा आपका। और ये रॉयल्टी वाली कौन सी है? बुक वाली। और नीचे वाली कौन सी आ गई? पेटेंट की। दो ही रॉयल्टी हमारे सिलेबस के अंदर, बाकी आपकी मर्जी है जैसे आप याद रख सको। ऐसी भी करेंसी होती है जो इंडियन में कन्वर्ट नहीं होती, फेक करेंसी बेटा, जाली करेंसी। क्यों नहीं हो सकती भाई? सारी करेंसी कन्वर्ट होती हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हिसाब से आ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको, जैसे सीरिया है, सीरिया को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, पूरे वर्ल्ड ने बैन कर रखा है, तो उनके सीरिया में जो करेंसी चल रही है वो करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया के अंदर। आप वो सीरिया वाली करेंसी लेके नहीं आ सकते। मतलब आप सीरिया से आ रहे हो तो आप यहाँ पर कैसे हो? चलो पहले थाने में चलो, समझ में आ रहा। बड़े आगे एक क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में दे रखा है, पहले आप उसको करके दिखा दीजिए।
इसकी भी आरआरबी पर। ये लो भाई क्वेश्चन, देखते हैं कौन पहले करता है। फॉरेन कंट्री से मिल रहा है बच्चों, 6 महीने पैसा लाना पड़ेगा, याद रखना। लिटरेसी नेचर है इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि भी आपको मिल जाएगा। रॉयल्टी का रेट कितना है, कितना सही चाहिए आपको, 15 चाहिए, आपने कितना दे दिया, 18 दे दिया। एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, अर्निंग ऑफ दिस रॉयल्टी कितना, 40,000 का। भाई अलाउ होता है ये खर्चा, ठीक है ना, क्योंकि इनकम कमाओगे तो एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउ होगा। द अमाउंट रेमिट टू इंडिया 30 सितंबर 2022 तक, यहाँ पे 6 महीने पूरे होते हैं भाई, तो कितना आ गया, 2,30,000। रिमेनिंग अमाउंट अभी तक नया इंडिया के अंदर, कंप्यूट करना आपको कितना डिडक्शन मिलेगा आपको 80 क्यू बी का। पहले तो 15% पे कन्वर्ट कर लो इस 288 को। अरे 288, यही तो है आपका रॉयल्टी का अमाउंट। रिसीव्ड कितना हुआ है, तो कितना आ गया ये, 2,40,000। अब उसको रिस्ट्रिक्ट कितने से करोगे, अमाउंट ब्रॉट टू बी इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में कितना आया आपका, 2,30 आया है, तो दोनों में लोअर कौन सा 2,30 ले लोगे। खर्चा कितना होगा रॉयल्टी कमाने में, 40,000 का, 40,000 माइनस कर दो, 91 मिल जाएगा। फिर बताऊं, फिर से बताऊं भाई, पीछे ऐसे बस कोई बात नहीं बच्चों, नहीं समझ में आया, चलो। इसके बाद में टीटीए और टीटीबी है बच्चों। देखिए आप सभी के पास में बैंक अकाउंट तो होगा, और जितना मेरा अंदाजा है सबके पास सेविंग बैंक अकाउंट ही होगा। करंट अकाउंट तो किसी के पास नहीं होगा, होगा तो अपने पापा के लिए बना रखा होगा, अपने अपने खुद का तो बिजनेस कोई कर नहीं रहे, अभी कर रहे हैं तो अलग बात है। तो 90% बच्चों के पास में सेविंग बैंक अकाउंट ही होगा। तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको एक इंटरेस्ट भी मिलता है बच्चों, बैंक की तरफ से एक इंटरेस्ट आता है, एंड ऑफ द क्वार्टर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, 1,000 2,000 5,000 जो भी आपके पास आता है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। अभी जो इनकम आपको मिली है, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको, ATTTA का डिडक्शन दे रही है। अगर आपके पास किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक में इंगेज्ड है, यहाँ पर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, और वो आपको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो ये इंटरेस्ट सबसे पहली बात आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का माना जाएगा। और बाद में आपको क्या मिलेगा, इस इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपको ATTTA का डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा बच्चों, TTA का डिडक्शन 10,000 रुपए तक मैक्सिमम। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट मान लो 12,000 का है, तो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना जाएगा, 12,000, और फिर TTA कितना मिल जाएगा आपको, 10,000 माइनस करने को मिल जाएगा। देखो इंडिविजुअल एसएससी अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और 10,000 विच एवर इज लोअर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, यहाँ पर नो टाइम डिपॉजिट, मतलब एफडी की बात नहीं हो रही भाई। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो एफडी पर इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ किसकी बात हो रही है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट की बात हो रही है। और कितना होगा, सेविंग बैंक कहां पर है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, बोलिए। इसके बाद में यहाँ पर ATTTB है बच्चों, टीटीबी। टीटीबी किसका है, ये भी इंटरेस्ट का ही है, पर ये टीटीबी बी किसके लिए है बच्चों, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बी मतलब बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो किसके लिए है ये, सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ लिमिट गवर्नमेंट ने 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 50,000 तक कर दी है। देखिए गवर्नमेंट का मानना है कि एक बूढ़े आदमी के पास नॉर्मली जो इनकम होती है ना, वो पेंशन की इंटरेस्ट की दो ही इनकम होती है। बिजनेस तो करता नहीं है, नौकरी कर नहीं सकता, ठीक है, तो बिजनेस की इनकम होती नहीं है उसकी, तो इसलिए उसको हम ATTTB का डिडक्शन देंगे। अब उसकी चाहे एफडी हो, चाहे आपका नॉर्मल अकाउंट हो, कैसा भी इंटरेस्ट हो जो बैंक से मिल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है, फिर कोऑपरेटिव बैंक से मिल रहा है, या फिर पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, चाहे वो एफडी का इंटरेस्ट हो, चाहे वो अदर देन एफडी हो, सारे इंटरेस्ट शामिल है। वहां सिर्फ कौन सा शामिल था, सेविंग बैंक का था। यहां पर क्या है, सारे इंटरेस्ट आ जाएंगे। पढ़ दो,
नोट लिखा है ना, ये इग्नोर भी कर सकते हो, कैन बी इग्नोर, पर मैं बताऊंगा ये क्या है नोट, इग्नोर कर दे क्योंकि फाइनल लेवल का ही नोट है ये। फिर भी क्या है कि वेयर द इनकम ऑफ द ड्राइव फ्रॉम द एनी डिपॉजिट हेल्ड बाय फर्म या एओपी बीओआई, तो डिडक्शन एटी टीटी ए या टीटी बी शेल बी अलाउड टू द एनी पार्टनर फर्म और एनी अदर एओपी बीओआई, डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो समझिए क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। तो ये क्या हो गया, अपने आप ही हुआ है शायद कुछ, इसमें लाइनें ऊपर चले गए। नहीं ये क्या है कि इनका कोई एक पकड़ के कॉलम है ऊपर चढ़ गया ये, ठीक है, कोई समझ में तो आ रहा है लिखा हुआ। कोर्स में नहीं है ये, मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ इसको, काटा मरवा दूं, मार दूं, काटा नहीं है यार, वो ऑटोमेटिकली हुआ है, पीडीएफ बनाया था ना वन नोट से, क्या हो गया, इंक लीक नहीं हुई। जब देखो बताओ हम क्या करते हैं, जब ये कोई मेरा पड़ा होगा इसमें यार, टेक्स्ट का पड़ा है क्या इसमें पुराना, नाम तो लिखता ही नहीं हूं मैं नॉर्मली। हरे कृष्णा बच्चों, हाँ तो जय माता दी बोलिए। देखिए जीएसटी है बेटा, ये जीएसटी का रिवोकेशन वाला टॉपिक है कि जब रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से जीएसटी रिवोकेशन कैंसिल होता है तो क्या रूल्स है, पढ़ोगे आप भी, ये मैंने लिखवाया हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं, नॉलेज कमाल का मतलब, फिर मेरा ही लिखा हुआ मैं कोई, राइटिंग की बात कर रहे हो क्या, राइटिंग मेरी दिख नहीं रही क्या आपको, मेरी तो है। तो टॉपिक तो बेटा क्या है, बात सफेद हो गई, अब तो अभी भी टॉपिक नहीं पता चलेंगे तो फिर देखो हम क्या करते हैं, जैसे हम जब इसकी ये करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं इसको पीडीएफ के अंदर, दिखाता हूं तुम्हें, एक्सपोर्ट कहाँ करें इसको अपन, एक्सपोर्ट डेस्कटॉप पे कर दे। अभी क्या है 35 नंबर से आया है, अब जब इसको अपन ओपन करेंगे या खुलेगा नहीं, यहीं ओपन करते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ये ना, ये रहा, क्या नंबर था, ये वाला। अब इसका ये पीडीएफ बनेगा, ये ऐसे पीडीएफ बनाता हूं मैं, पूरा पीडीएफ बन गया इसके, जो भी ये कहानियां लिखी हुई हैं इसमें, अपने वाले कहाँ गई, ये रही, तो ये कटता है टूटता है ना बीच में से पेज, तो कई बार क्या होता है जब ये पीडीएफ बनता है तो लाइनें आ जाती है, तो ये वो लाइनें बनी हुई है ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया, इधर देखो, अरे बातें बंद करो, देखो कि एक फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म, समझिए बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में ए बी और सी तीन पार्टनर है, और ए का जो बैंक अकाउंट है उसमें फर्म क्या करती है, पैसा डिपॉजिट करवा देती है ना, मतलब फर्म से पैसा बैंक अकाउंट में गया, यह किसका, ए का ही है पैसा। तो बैंक को क्या मतलब, बैंक तो जिसका इस बैलेंस के ऊपर क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, और ये ए का सेविंग बैंक था ये, या कोई भी बैंक है अगर ए 60 से ऊपर का है, तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये डिडक्शन किसको मिलनी चाहिए, आपके फर्म को मिलनी चाहिए,
तो अगर फर्म ने इस डिडक्शन को क्लेम कर लिया है तो फिर किसको नहीं मिलेगा वापिस से? ए को नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं। डबल डबल डिडक्शन नहीं ले सकते आप, फर्म से अलग ले लिया आपने और यहाँ पर अलग मांग रहे हो, तो ये सब नहीं हो सकता। आई क्या बात समझ में? सुनिए, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, थोड़ा याद कीजिए, देखते हैं याद आता क्या आपको। 80 डबल डी, बताओ क्या था? डिपेंडेंट डिसेबल। अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई डिपेंडेंट डिसेबल है तो उस पर्सन को कितना डिडक्शन मिलता था? 1 लाख। ये एक फ्लैट डिडक्शन है बच्चों, ठीक है। फिर 5 साल में आपको मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तभी डिडक्शन आपको ये मिलेगा। और ये 80% से कम है, 80% या उससे ज्यादा का है, तो ये बातें थी। क्या ऐसा हो सकता है कोई पर्सन डिसेबल और वो इनकम कमा रहा हो? अब मान लो ये एक पर्सन है बच्चों, इसका बेटा या इसका कोई भाई जो भी है ये खुद डिसेबल है, ठीक है ना, डिसेबल है ये, ठीक है। अब इस केस में मुझे बताइए, इसके पालन पोषण कौन कर रहा है? ये पर्सन कर रहा है, तो इसको क्या मिल जाएगा? 80 डबल डी। नाम ही क्या है? डिपेंडेंट डिसेबल। अगर मान लो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, तो इसको डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पर गवर्नमेंट कह रही है अब डिडक्शन इसको न मिलकर इसको मिलेगा 80 यू का। मतलब जो पर्सन खुद डिसेबल होता है उसको 80 यू मिलता है। अगर डिसेबल पर्सन किसी और पे डिपेंडेंट होता है तो सामने वालों क्या मिलता है? 80 डबल डी मिलता है। आई क्या बात समझ में? पढ़िए, ATU डिडक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, SSC इंडिविजुअल रेजिडेंट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अगर सर्वल डिसेबिलिटी 80 है उससे ज्यादा तो 1,25,000। नॉर्मल डिसेबिलिटी में कितना आएगा? 75। फ्लैट डिडक्शन है बच्चों ये है। हाँ बिल्कुल, इनका जवाब देंगे बच्चों। यहाँ ये जो एरो बना है इसको काटिए आप और यहाँ लिखिए अप टू 80%, सॉरी अप टू नहीं, अबव 80% और मोर, ये तो सही लिखा हुआ है। और यहाँ लिखना है अप टू छोड़ के बिलो 80%। अब तो ठीक है भाई, नहीं भाई तकलीफ ना हो, कल को अगर बोलते आता ही नहीं था उसको पढ़ाना, परेशान तो आप पहले ही हो। SSC शुड बी इनकर्ड एक्सपेंस और नॉट क्लेमिंग डिडक्शन 80 यू, ठीक है। तो 80 यू का डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया। अब जल्दी से मुझे रिवाइज करवा दीजिए ताकि मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकूं। बताओ बच्चों, अब मैं नहीं 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 नहीं, नहीं। किताबें सब बंद होनी चाहिए। आपको दिमाग को देखो स्ट्रेस बिल्कुल करो और चीजें याद करो, अब जरूरी है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। हमने देखो मैं आप डिडक्शन यहाँ लिखूंगा, आपको पहचानना है कि कौन सी डिडक्शन है ये। बताओ बेटा, मेडिकल इंश्योरेंस, स्पेसिफाइड। देखो डरावनी डरावनी बीमारी याद करने के लिए बोला है मैंने। अगर आपने 16-17 में लोन लिया है तो 50,000 से ऊपर हाउसिंग लोन का मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 1.5 लाख रिडक्शन मिलेगा। रेंट पे किया आपने, अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी ने डोनेशन दिया तो डिडक्शन यहाँ मिलेगा आपको। GGA, साइंटिफिक रिसर्च में आप लगे हैं, ठीक है। 80U, यू मतलब उछल कूद करेगा, एम्प्लॉय गिर गया, गिरने के बाद में उसको डिडक्शन
एक बच्चे ने मुझे बताया था भाई, कसर ऐसे याद कर ले, मैं कर ले भाई कुछ भी कर ले। मैं क्या लॉजिक जोड़ा तूने, उछल कूद से गिर गया वो, कसर उछल कूद करेगा तो गिरेगा ना। मैं कहता ऐसे तो किसी को कहीं भी जोड़ दे तू। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ये तो ये टोटल हमने डिडक्शंस पढ़ी। और आज का आपका जो होमवर्क है बच्चों यही है कि आपको ये सारी डिडक्शंस याद होनी चाहिए। कल आते ही पहले 15 मिनट तक हम क्या करेंगे, मैं आपसे सुनूंगा जैसे हमने आज सुना था ना, जैसे वैसे ही, और पूरा पता होना चाहिए कौन सी डिडक्शन की जो मिलने वाली है। और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए